हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तक अपन ने कनेक्टिव टिश्यू के कंटेंट्स देखे यानी कि क्या ही कंपोनेंट्स कनेक्टिव टिश्यू के होंगे। उसके अलावा आज अपन टाइप्स देखने वाले हैं। तो कंटेंट्स में अपन ने मैंने बताया आपको कि तीन तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं और मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपन ने सेल्स पढ़े थे और तीन टाइप के फाइबर्स देखे अपन ने, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स एंड रेटिकुलम फाइबर्स। और उसके अलावा मैट्रिक्स में अपन ने हाइड्रोनिक एसिड में देखा जीएजीस होते हैं यानी कि ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन्स होते हैं। आज अपन बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन कनेक्टिव टिश्यू का, या तो एग्जांपल बोल दो, क्लासिफिकेशन बोल दो कि कनेक्टिव टिश्यू किन किन टाइप की होती है। तो लिखो कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले समझो कि तीन टाइप की कनेक्टिव टिश्यू कॉमनली देखी जाती है। कितनी? तीन टाइप की। सबसे पहले जो आती है उसको अपन बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को मैं सीटी लिखूंगा। ओके। दूसरी आती है वो होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये भी बराबर है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तीसरी आती है वो होती है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब ध्यान से समझते हैं कि लूज में क्या आएगा, डेंस में क्या आएगा और स्पेशलाइज्ड में क्या आएगा। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें आपको दो एग्जांपल याद रखने हैं। पहला याद रखना है आपको एरेोलर कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही पता चलता है एरेोलर मतलब इसमें एयर स्पेस ज्यादा होगी, और स्पेस ज्यादा है तो वो कैसी होगी, लूज होगी। ओके। और दूसरी याद रखनी है आपको एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू भी कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आपको दो एग्जांपल याद रखने हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर। यानी कि डेंसली तो है, मतलब एकदम डेंस है, लेकिन इसका अरेंजमेंट कैसा है, रेगुलर है कि इरेगुलर। देखो लूज में तो उसमें कुछ टाइप नहीं होता, रेगुलर इरेगुलर। डेंस में होता है। किसमें होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू में होता है। तो डेंस में याद रखो रेगुलर इरेगुलर। और डेंस इरेगुलर। तीसरा देखते हैं अपन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब स्पेशलाइज्ड में दो चीजें आएगी। एक होता है स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड में दो चीजें आती है मेनली। स्केलेटन सिस्टम में कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटन में दो चीजें आती है, बोन्स आती है एंड कार्टिलेज। फ्लूइड में भी दो चीज आती है, ब्लड आता है और लिम्फ आता है। ठीक है, इनमें से क्या क्या कवर करना है देखो। ब्लड अपन कवर कर लेंगे इसमें ही। सबसे पहले एरेोलर देखेंगे, एडिपोज देखेंगे, रेगुलर इरेगुलर देखेंगे, फिर बोन्स, कार्टिलेज एंड ब्लड। टाइम बचा तो लिम्फ इसमें कवर करेंगे, वरना लिम्फ अपन हार्ट वाले चैप्टर में कवर करेंगे। तो ये होता है क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इतना याद रख के चलना है। बहुत बार अपन भूल जाते हैं कि भाई एडिपोज किस में आता है, एरेोलर किस में आता है, रेगुलर इरेगुलर में क्या टाइप है, अभी अपन देख लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? अब सबसे पहले हेडिंग डालो लूज कनेक्टिव टिश्यू।
डाला लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, ध्यान से समझना। लूज का मतलब ही होता है कि वो कॉम्पैक्ट नहीं होते, तो यहाँ पे सेल्स एंड फाइबर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सेल्स एंड फाइबर्स प्रेजेंट इन ए लेस कॉम्पैक्ट फॉर्म। यानी कि बहुत ही, हाँ, एकदम अच्छे से नहीं होंगी, या तो इसको बोल सकते हैं लूज फॉर्म, लूजली अरेंज्ड। ओके, एस ई कहाँ से आ गया लूजली में? लूज कनेक्टिव टिश्यू में मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले अपन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात कर लेते हैं। देखो एग्जांपल एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सी, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, अपन बोलते हैं कि सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाने वाली टिश्यू बॉडी में कौन सी है, कनेक्टिव टिश्यू। उसमें भी मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में जो होती है कनेक्टिव टिश्यू वो होती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो मोस्ट अबंडेंट, टिश्यू है। उसके अलावा अपन देखते हैं कि भाई मोस्ट अबंडेंट के साथ कोलेजन फाइबर्स यहाँ पे मोर इन नंबर होते हैं। ओके, इलास्टिन फाइबर्स लेस इन नंबर होते हैं। नंबर्स होते हैं। कितना समझ में आ रहा है? अब जब आप एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में देखते हो तो आपको कैसा दिखेगा, ध्यान से समझिए। ये मान लो कि फाइबर्स है, ये लूजली अरेंज होते हैं, मतलब इनके बीच में इस तरीके की स्पेस देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, कॉम्पैक्ट नहीं होंगे। और इन्हीं स्पेस में आपको ब्लड वेसल दिखेगी और नर्व्स दिखेगी। ये रेड कलर से बनाया है, उसको अपन बोल देते हैं ब्लड वेसल, और इनको बोल देते हैं नर्व्स। ये दिखेगी, इनके बीच में अपने को गैप देखने को मिलती है, गैप या तो स्पेस। एक बहुत चीज आपको अच्छी चीज याद रखनी है, एपिथेलियल टिश्यू जो होती है ना वो रेस्ट करती है ऑन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ऐसा क्यों, ध्यान से समझना, मैं बताता हूँ। एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू रेस्ट रेस्ट ऑन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसीलिए मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू कौन सी है, एरियोलर, क्योंकि जहां जहां एपिथेलियल में वहां वहां एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब क्या होता है कि एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स होते हैं ऐसे, इनके पास कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता, तो नीचे अगर एरियोलर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होगी तो स्पेस होगी, तो आसानी से यहाँ से ब्लड वेसल्स जो अपना ब्लड देगी वो डिफ्यूज होकर एपिथेलियल टिश्यू न्यूट्रिशन और वो सब ले पाएगी। इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू जो होती है वो हमेशा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के, अपन बोलेंगे, ऊपर रहती है। ठीक है, इन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू यू विल सी मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल और फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो हायर नंबर में होते हैं, क्योंकि, हाँ, स्किन को देंगे मैक्रोफेजेस,
मास्ट सेल्स और दूसरा फाइब्रोब्लास्ट। हाई इन नंबर रहेंगे। अच्छा, तो एक ऐसा भी डायग्राम बना देते हैं जिसमें ये चीजें फुलफिल हो। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स है। ओके, इस कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में मान लो कि ये आपका यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट है। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? फाइबर्स प्रोड्यूस कर रहा है। कोलेजन फाइबर्स हायर नंबर होता है, तो इसलिए अपन कोलेजन फाइबर को ही दिखाते हैं। ठीक है? और यहाँ पे मास्ट सेल दिखेंगे आपको बाइलोब्ड, बीन शेप के। ठीक है, और उसके अलावा आपको अमीबॉइडल शेप के मैक्रोफेजेस देखने को मिलेंगे। तो कभी कभी ये डायग्राम पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो याद रखना है ये क्या है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आपको मास्ट सेल्स दिखेंगे। बंडल के फॉर्म में जो आते हैं वो होते हैं कोलेजन फाइबर। ये है आपके मैक्रोफेजेस, और ये आपके जो किडनी शेप या बीन शेप होते हैं वो कौन से होते हैं? मास्ट सेल। ये मास्ट सेल। भाई फाइबर कौन बनाता है? फाइब्रोब्लास्ट बनाता है ना, मास्ट सेल नहीं बनाता। सॉरी उसके लिए। ठीक है, अब बहुत लोग पूछेंगे कि भाई ये कनेक्टिव टिश्यू होती कहाँ पे है, इनका एग्जाम्पल लोकेशन क्या है? तो एक लोकेशन तो मैंने आपको बता ही दी है, फिर भी लिखो लोकेशन। लोकेशन में पहली लोकेशन लिखना, ये होती है टेला सबक्यूटेनिया में। कहाँ पे होते हैं? लिखो टेला। अब इसका मतलब क्या होता है? थिन वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका मतलब होता है थिन वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और सबक्यूटेनिया का मतलब होता है बिटवीन, बिटवीन नहीं, बीनीथ द स्किन। ओके, थिन वेब लाइक स्ट्रक्चर बीनीथ स्किन, कुछ ऐसा दिखेगा। मान लो कि आपकी स्किन है, ठीक है, आपकी स्किन है, और ये मान लो कि आपके मसल्स है। और उसके बीच में जो होती है वो होती है आपकी एरेलर टिश्यू, ऐसे वेब लाइक फॉर्म में होती है। अब दूसरा एग्जांपल खास याद रखना, क्योंकि ये ट्रिक क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कभी कभी। कोई भी सब म्यूकोसा होगा, कोई भी जीवन का कोई भी सब म्यूकोसा होगा, वहां पे कौन होगा? एरेलर कनेक्टिव टिश्यू। तो जीआईटी में आप हिस्टोलॉजी पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि भाई हाँ, कोई भी अगर सब म्यूकोसा है वहां पे कौन है? एरेलर कनेक्टिव टिश्यू। चाहे वो ब्रोंकाई के सब म्यूकोसा हो, स्टमक हो, कुछ भी हो। ठीक है, आपकी बुक में लिखा है, इसलिए मैं लिख देखता हूँ, ब्रोंकाई एंड स्टमक सब म्यूकोसा। ऐसा सिर्फ इसमें नहीं, कोई भी सब म्यूकोसा होगा। मान लो कि ये इसोफेगस है। ठीक है, इसोफेगस को आपने टीएस लिया, ट्रांसफर सेक्शन, और इसको देख रहे हो।
अब ध्यान से समझना, ये मान लो कि म्यूकोसा है अंदर वाला लेयर, और बाहर वाला कौन सा है, सब म्यूकोसा। ये होगा। उसके अलावा आपको कोई खास एग्जांपल याद करने की जरूरत, दूसरी जो टिश्यू होती है वो होती है एडिपोज टिश्यू। तो पहला एग्जांपल एरेोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, देखते हैं। सॉरी फॉर द ग्लिच। एडिपोज टिश्यू पे अपन बात कर रहे थे। नाउ लेट्स सी एडिपोज टिश्यू में क्या होता है। अब ध्यान से समझना, कुछ एक बातों को अपन समझते हैं कि एडिपोज टिश्यू जो होती है ना, वो होती है फैट स्टोरेज टिश्यू होती है। क्या होती है, एडिपोज टिश्यू में लिखो, दीज आर फैट स्टोरेज टिश्यूज। अब ऐसा क्यों, ये लोग क्यों फैट स्टोर करते हैं, जब भी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट आएगा, एक्स्ट्रा फैट को ये लोग क्या कर देंगे, स्टोर करेंगे। देखो, एक एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप लोग मेडिकल के लिए एंट्रेंस के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। एंट्रेंस होती है आपका नॉलेज चेक करने के लिए, तो पहले नॉलेज बनाओ। ये जो गंदगी चालू हुई है, तो एंट्रेंस के लिए तैयार करना, जो उसमें पूछते हैं वही क्वेश्चन करना, एनसीईआरटी पढ़ के जाना, फालतू की चीज़ है ये। अभी एक सवाल पूछ दिया था एनटीए ने कि भाई मान लो कि किसी ने आईवीएफ करवाया है, ठीक है, आईवीएफ करवाया और उनको ट्विन्स हुए। मैं क्वेश्चन ये लेके आऊंगा अगले क्लास में, अब देखना ध्यान से। ट्विन्स हुए तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, ऐसा कुछ था। अब मेरे को एक बात बताओ कि आईवीएफ में क्या होता है, एक ओवा होता है और उसमें अपन उसको स्पर्म से क्या करवाते हैं, फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं। समझ में आ रहा है, ये कंसेप्ट समझना। और इस फर्टिलाइज्ड एग को अपन क्या कर देते हैं, डाल देते हैं यूट्रस में। उसके बिहाफ पे कुछ स्टेटमेंट दिए थे कि भाई ये जो ओवा या ये जो भी चाइल्ड होगा, वो मोनोजाइगोटिक होगा, डाइजाइगोटिक होगा, या इसमें डिवीजन कहाँ हुआ होगा, ये सारी चीज़ें समझेंगे अपन। तो ये एनसीईआरटी में कहीं दिया ही नहीं है भाई, मोनोजाइगोटिक डाइजाइगोटिक का नाम दिया है, कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। तो एक एक वर्ड जो एनसीईआरटी में दिया है उसका कंसेप्ट समझो, ऐसे ही नहीं कि रट्टा लगा के चले गए और फिर ऐसा पेपर आएगा, लोग बोलेंगे कि हाँ 50 साल तक पेपर यहीं से आने वाला है। कुछ नहीं आता उधर से, कुछ नहीं आता है। आपको पढ़ना पड़ेगा, बैठ के सवाल लगाने पड़ेंगे। अगर पीवाईक्यूज लगा रहे हो तो उसको समझो, सिर्फ लगाने से कुछ नहीं होगा। 50 साल तक कुछ पेपर में सेम चीज रिपीट होती है, क्वेश्चन रिपीट होता है, क्वेश्चन भी रिपीट होंगे, कंसेप्ट भी रिपीट होंगे। आप कितना समझे वो मैटर करते हो। किसी ने बोल दिया 40 साल तक यहीं से पेपर आएगा, पड़ जाती है फिर बाद में उसकी खुद की। ये नहीं करना है। देखो, फैट स्टोरेज टिश्यू होता है। फैट मैंने आपको पहले ही बताया कि बॉडी में क्या होगा, एक्युमुलेशन होगा फैट का। यानी कि अगर लीवर ज़्यादा आप जो भी उसको लिपिड दे रहे हो उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है या कर भी रहा है, तो एक्स्ट्रा जो फैट होगा वो एडिपोज टिश्यू में स्टोरेज होगा। अब क्या होता है कि मान लो कि ये आपका ज़्यादातर प्राइमरली ये जो फैट होता है ना, वो पैरा अम्बेलिकल जो एरिया होता है, पैरा अम्बेलिकल मतलब जो अम्बेलिकस होता है अपना, है ना, नाभि होती है, उसके आसपास के एरिया में ये फैट डिपोजिशन होता है। तो आप देखोगे ऐसे साइड से ऐसे ऐसे बेली दिखेगी, वो अंकल लोगों की दिखती है ना। वुमेन्स में ज़्यादातर अपन देखेंगे तो लेग्स में फैट जमा होता है। तो ये फैट जमा हो जाता है एडिपोज टिश्यू में। फिर जब जब क्राइसिस आती है या अपन बोलेंगे कि फैट जमा तो हो गया लेकिन अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इस फैट का मेटाबॉलिज्म होगा और बंदे को एनर्जी मिलेगी। ठीक है, जब एकदम क्राइसिस आ गई कि ग्लूकोज मिल ही नहीं रहा है, तो जब ज़्यादा फैट आता है ना, तो लिवर को अफेक्ट करता है, डायबिटीज मेलाइटिस होती है। ये सारी चीज़ अपन जब पेनक्रियाज पढ़ेंगे, जब एंडोक्राइन पढ़ेंगे, डायबिटीज मेलाइटिस पढ़ेंगे, डायबिटीज इंसिपिडस पढ़ेंगे, तब अपन इसको समझेंगे। अभी के लिए याद रखो, फैट स्टोरेज टिश्यू होता है एडिपोज जो कनेक्टिव टिश्यू होती है वो। फैट आपके दो तरीके के होते हैं। फैट कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। एक होता है व्हाइट फैट और एक होता है ब्राउन फैट। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि व्हाइट फैट और ब्राउन फैट दो होता है। अब दोनों को समझते हैं कि भाई दोनों काम क्या करता है। अब व्हाइट फैट जो होते हैं ना, व्हाइट फैट कनेक्टिव टिश्यू,
इसमें क्या होता है, इस कनेक्टिव टिश्यू की एक खास बात ये है कि मान लो कि ये मैट्रिक्स है कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है, और इसमें ये एक एडिपोसाइट बना रहा हूँ मैं। ये क्या है, एक एडिपोसाइट बनाया मैंने। अब ध्यान से समझना कि अगर मैंने ये एक एडिपोसाइट बनाया है तो बीच में यहाँ पे जो है ना वो वाइट फैट का स्टोरेज होगा। ये यहाँ पे वाइट फैट का स्टोरेज होगा। ये क्या है, वाइट फैट। और इसका जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई बीच में अगर स्टोरेज हो रहा है तो बीच में न्यूक्लियस को धक्का मार देंगे और ये साइड में हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एडिपोज टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू में और क्या क्या होंगे, तो मान लो कि यहाँ पे कुछ कुछ फाइबर्स होंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। कौन से है अभी अपन इसको नहीं लिखते हैं। एडिपोज टिश्यू में अपन एडिपोसाइट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। व्हाइट फैट में क्या होता है, एक सिंगल ड्रॉपलेट के फॉर्म में, एक सिंगल के फॉर्म में आपको ये दिखता है। इसको अपन देखते हैं तो ये सिंगल मास दिखेगा आपको, सिंगल मास ऑफ व्हाइट फैट, ठीक है। और ये जो होता है वो आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कहाँ चला जाता है, पेरीफेरी में, ओके। इसको बोलते हैं अपन मोनोलोक्यूलर। क्या बोलते हैं इसको, मोनोलोक्यूलर। मतलब जो फैट जमा हुआ, आप ध्यान से देखो, एक सिंगल लोकस के फॉर्म में जमा होता है, ऐसा फ्रेगमेंट्स में नहीं जमा होता है, एक सिंगल लोकस में जमा होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ध्यान से समझना, जब आप एक एच एन स्टेन पढ़ोगे आप मेडिकल में जाके, क्या होता है कि जब आप इसको देखते हो माइक्रोस्कोपी में, एच एन स्टेन, एच एन स्टेन को बोलते हैं हिमेटॉक्सिलेन इओसिन स्टेन होता है। इसमें क्या होता है कि जब ये सारी पूरी प्रोसीजर होते हैं तो उसमें डीकलराइजर यूज करते हैं, कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपन प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी नहीं बोलेंगे, प्राइमरी एंड काउंटर स्टेन यूज करते हैं। इससे क्या होगा, अब ध्यान से समझना कि फैट जो होता है वो वॉश आउट हो जाता है। अब फैट वॉश आउट हो जाएगा, आप समझो कि इतना बड़ा फैट जो है वो वॉश आउट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो आपको क्या दिखेगा पता है, एक ऐसे सेल की बाउंड्री दिखेगी और इसके यहाँ पे एक न्यूक्लियस दिखेगा। अब आप ध्यान से समझना, इस चीज को मैं वापस बना रहा हूँ। ये आपको दिखेगा, एक सेल की बाउंड्री दिखेगी ऐसे, देखिए सेल की बाउंड्री, और इसके यहाँ पे आपको ऐसे एक न्यूक्लियस दिखेगा साइड में। तो मैंने थोड़ा बाहर बना दिया, बाहर पूरा नहीं दिखता है, साइड में दिखेगा। आप देखो रिंग जैसा दिख रहा है, रिंग जैसा दिख रहा है। अपन हाथ में जो रिंग पहनते हैं, रिंग में क्या होता है, ऊपर एक डायमंड होता है, कोई हीरा पन्ना जो भी ये सब लोग है वो लगाते हैं, ठीक है। कोई सोम मंगल बुध गुरु सब लगा देते हैं, जो भी लगा रहे हैं वो लगाते हैं। और एक रिंग का जो अपन बोलते हैं स्ट्रक्चर होता है जो फिंगर में अपन पहनते हैं वो होता है। तो इसको बोलते हैं अपन सिंगलेट सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिंगलेट, इसको बोलते हैं सिंगलेट सेल, है ना। ये रिंग लाइक जब भी आप स्ट्रक्चर देखोगे, इवन इन मेडिकल, जब आप पैथो पढ़ोगे या माइक्रो पढ़ोगे या हिस्टो पढ़ोगे, तो रिंग लाइक जो जो भी स्ट्रक्चर दिखते हैं उसको अपन बोलते हैं सिंगलेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। सिंगलेट में क्या होगा कि एक पूरा राउंड स्ट्रक्चर होगा और उसके ऊपर एक सिंगल लोक्यूलर दिखेगा। ये क्यों दिखा मैंने इसका रीजन बताया कि फैट पूरा वॉश आउट हो जाता है। ये जो स्टेनिंग की प्रोसीजर होती है ना उसमें कभी फैट नहीं दिखता। फैट देखने के लिए डिफरेंट डिफरेंट अपन को अलग से स्टेन, ये नॉर्मल एच एन स्टेन जो होता है ना वो नॉर्मल स्टेन होता है, सबसे बेसिक स्टेन होता है। उसके उससे भी बेसिक होता है, बेसिक फ्यूजन करके बहुत सारे स्टेन आते हैं, लेकिन एच एन स्टेन जनरली अपन यूज करते हैं, लेकिन उसमें फैट नहीं दिखता, फैट चला जाता है, वॉश आउट हो जाता है, इसलिए अपन को सिंगलेट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। ये याद रहना चाहिए, ओके। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप याद रखो कि भाई ये एडिपोज टिश्यू ये वाले जो है व्हाइट फैट कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। आप समझोगे व्हाइट कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि आपकी स्किन है, ये आपकी स्किन है, स्किन का ऊपर का लेयर होता है ना उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। और स्किन की जो सेकंड लेयर होती है उसको बोलते हैं डर्मिस। स्किन का ऊपर का जो लेयर, ये मान लो कि पूरा एक लेयर है, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। स्किन का जो सेकंड लेयर है उसको बोलेंगे अपन डर्मिस। और स्किन का जो तीसरा जो लेयर होता है उसको बोलते हैं अपन हाइपोडर्मिस। क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर डर्मिस है, ये कौन है, अगर ये अगर डर्मिस है तो डर्मिस से ऊपर जो होगा वो क्या होगा, एपिडर्मिस।
और डर्मिस के नीचे होगा वो क्या होगा, हाइपोडर्मिस। ठीक है। अब नॉर्मली अपन पढ़ते हैं कि भाई स्किन में ग्लैंड्स होती है, तो ग्लैंड्स होगी ना, ग्लैंड्स और हेयर, तो हेयर कहाँ से आता है, हाइपोडर्मिस से अराइज होगा, है ना। दूसरा जो स्वेट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड ये सब आती है, तो ये ग्लैंड भी सब यहाँ से आती है और यहाँ पे आके उसकी डक्ट ओपन होती है ऐसे, ये इसकी डक्ट ऐसे ओपन होती है, तो ये कौन सी है, स्वेट ग्लैंड। और ये आपका कौन है, हेयर फॉलिकल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं है। अब ध्यान से समझना, मैंने ये बताया एपिडर्मिस जो होती है ना वो एपिथेलियम से बनी होती है। एपिडर्मिस किससे बनी होती है, एपिथेलियम से बनी होती है। डर्मिस जो होती है वो भी एपिथेलियम के नीचे कहीं ना कहीं कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, लेकिन हाइपोडर्मिस जो होता है ना, वहां पे फैट स्टोर होता है। क्या होता है, हाइपोडर्मिस में फैट स्टोर होता है। तो स्किन की जो हाइपोडर्मिस होती है, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, लिखना आप ध्यान से, हाइपोडर्मिस ऑफ स्किन। बट ऑब्वियस सी बात है, हाइपोडर्मिस लिखा है मतलब वो स्किन ही होगा। ठीक है, यहाँ पे व्हाइट फैट होता है। उसके अलावा आप बायोलॉजी स्टूडेंट है तो इन जनरल भी आपको पता होना चाहिए, ब्लेबर्स होते हैं जो, किसके, वेल के, उसमें भी व्हाइट लेयर होता है, हम्प ऑफ कैनल, कैमल कैमल, कैनल नहीं, हाँ कैमल। इन सारी जगह पे अपने को ये देखने को मिलता है। देखो फैट होता है ना वो बॉडी में इंसुलेटर का काम करता है, जिनमें फैट ज्यादा होगा ना उनको देखना ठंड इतनी नहीं लगेगी, तो फैट कहीं ना कहीं इंसुलेटर का काम करता है। दूसरा रेसिडुअल एक तरीके की एनर्जी है, जब भी क्राइसिस होगी, ग्लूकोज नहीं मिलेगा बहुत टाइम तक, है ना, स्टार्वेशन जैसी कंडीशन होगी, तो वहां पे फैट यूज होता है, लेकिन फैट जो है वो कुछ एसिडिक प्रोडक्ट रिलीज करता है। ये सारी चीजें आपको अभी नहीं पढ़नी है, ये बहुत दूर की बात है। दूसरा होता है, उसकी बात करते हैं, वो होता है ब्राउन फैट। दूसरी कौन सी कनेक्टिव टिश्यू होती है, ब्राउन फैट वाली। तो इसको देखते हैं, देखो ब्राउन फैट कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्राउन फैट में क्या होता है, फिर से मैं वही बात बताऊंगा आपको, ध्यान से समझना। मान लो कि ये आपकी कनेक्टिव टिश्यू है, ऐसे बना दी कनेक्टिव टिश्यू, ये उसका मैट्रिक्स है। ठीक है, थोड़ी डार्क कर देते हैं, ये उसका क्या है, ये उसका मैट्रिक्स है। अब मैं यहाँ पे फिर से ब्राउन फैट के लिए एक एडिपोसाइट बनाता हूँ, ये मैंने एडिपोसाइट बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ तक। यहाँ पे भी ध्यान रखना, ब्राउन फैट होगा लेकिन वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में होगा। दिख रहा है आपको ब्राउन फैट, वो ऐसा नहीं होगा कि एक सिंगल लोक्यूलर में नहीं होगा, मल्टी लोक्यूलर यहाँ पे ब्राउन फैट होता है। और क्योंकि ये मल्टी लोक्यूलर है, ये डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, एकजुट नहीं है, तो ये न्यूक्लियस को कुछ अफेक्ट नहीं कर पाते। तो अपन बोलेंगे कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है ना वो ऑलमोस्ट इन सेंटर रहता है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि एकदम सेंटर में, पर हाँ ऑलमोस्ट इन सेंटर रहता है। ये जो फैट है इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ओके, इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, फाइबर्स होंगे, जो भी आपके फाइबर्स है वो सब होंगे। अब ध्यान से समझो, इसका भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये न्यूक्लियस है। एक चीज ये देखो कि यहाँ पे जो एडिपोज टिश्यू का जो सेल है उसमें फैट स्टोरेज कैसा हुआ है, तो देखो मल्टी लोक्यूलर। ठीक है, कितना याद रहेगा। अब ब्राउन फैट जो होता है ना उसमें एनर्जी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ये वाला आपका जो फैट होता है। ये ब्राउन फैट में एनर्जी इसलिए ज्यादा होती है कि वहां पे आयन स्टोरेज भी होता है कहीं ना कहीं। ब्राउन आयन जो होता है ना वो ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। व्हाइट फैट में जितनी एनर्जी होती है उससे बहुत ज्यादा जो एनर्जी होती है आपकी, वो किसमें होती है, ब्राउन फैट में होती है। कितना आपको याद रहेगा। सो इसीलिए आप याद रखना कि ब्राउन फैट जो होता है वहां पे एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो एनर्जी ज्यादा किसमें चाहिए, तो इसका एग्जाम्पल याद रखना आप, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं,
उसमें ब्राउन फैट ज़्यादा होता है। ठीक है, लिख दो कि ब्राउन फैट हैज़ मोर एनर्जी एज कंपेयर टू वाइट फैट। ठीक है, और ब्राउन पिगमेंटेशन जो होता है वो इसलिए होता है कि वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नंबर में ज़्यादा होते हैं। इसका ब्राउन कलर इज ड्यू टू मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप बोलोगे कि अभी तो आपने आयन की बात बताई, अब माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आ गया? तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना उसमें आयन, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम डी, ये सब ज़्यादा होता है। जितना ये माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा उतना आयन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब आयन से रिलेटेड है। तो ये मैंने आपको बता दिया किसके बारे में, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, अब ध्यान से समझना, फिर से क्लासिफिकेशन पे आते हैं। क्लासिफिकेशन में लूज कनेक्टिव टिश्यू थी, उसमें से अपन ने पहले एरुलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट की। अब समझते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में रेगुलर और इरेगुलर है। अपन इसको ऐसे नहीं कवर करेंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू को एक और तरीके से कवर करेंगे। आपको याद रह जाएगा, चिंता मत करो। देखो डेंस कनेक्टिव टिश्यू, अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है इसको समझते हैं। यहाँ पे सेल्स और फाइबर्स जो होते हैं वो एकदम पैक्टली अरेंज होते हैं, इतना स्पेस नहीं होता है। एरुलर में कितना स्पेस होता है, इतना स्पेस नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखो सेल्स एंड फाइबर्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। इतना समझ में आ गया? अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एक क्लासिफिकेशन समझते हैं। पहले तो अपन ने क्या बोला कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू है तो रेगुलर होगी, इरेगुलर होगी। इसके अलावा एक इसका क्लासिफिकेशन है, इसको समझो ध्यान से। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात चल रही है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो तरीके की हो सकती है। एक व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हो सकती है और दूसरा येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होती है। अब देखो ध्यान से समझना, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में पहला लिखो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा लिखो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब येलो को आप मेरे को ये बताओ, येलो फाइबर कौन से होते हैं? इलास्टिक होते हैं। तो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की जगह आप सीधा याद रखो येलो इलास्टिक फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, या तो येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, व्हाइट में कोलेजन फाइबर ज्यादा होंगे, येलो में कैसे होंगे, इलास्टिक फाइबर ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे लिखो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसीलिए मैंने आपको बताया कि भाई येलो कनेक्टिव टिश्यू याद रखना क्यों जरूरी है। अब व्हाइट में आप याद रखो क्या क्या होता है, कोलेजन फाइबर्स मोर नंबर में होते हैं। मतलब इतने कि जितने नॉर्मल से ज़्यादा होंगे। तो इलास्टिन और रेटिकुलर फाइबर्स यहाँ पे होते ही नहीं है। एब्सेंट, ये माइनस मतलब एब्सेंट लिखा है। ठीक है, और रेटिकुलिन फाइबर ये भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। ओके, अब इन दोनों को अपन डिवाइड करेंगे। व्हाइट फाइबर्स जो है ना वो भी रेगुलर इरेगुलर हो सकती है, और येलो फाइबर है वो भी रेगुलर इरेगुलर हो सकती है। समझ में आ रहा है आपको जो मैं बता रहा हूँ? व्हाइट फाइब्रस जो होती है वो भी रेगुलर इरेगुलर हो सकती है, और येलो फाइब्रस जो है वो भी रेगुलर इरेगुलर हो सकती है। तो पहले आपको क्या याद रखना है कि भाई अगर
मैं आपको डेंस कनेक्टिव टिश्यू बता रहा हूँ, तो वो व्हाइट फाइब्रस हो सकती है, येलो फाइब्रस हो सकती है। अब व्हाइट में भी दो आएंगे, रेगुलर, इरेगुलर। येलो में भी रेगुलर, इरेगुलर। तो पहले व्हाइट में रेगुलर इरेगुलर समझते हैं। व्हाइट में लिखो, एक होता है रेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये भी फिर भी आधा नाम लिखा है, पूरा लिखा जाता है डेंस रेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और यहाँ पे लिखा जाएगा डेंस इरेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। अब मेरे को एक बात बता कि अगर मेरे पास 10 लोहे के सरिये हैं, 10 रॉड्स हैं, ठीक है, इन 10 को मैं एकदम ऐसे पास पास रख के रेगुलरली अरेंज करूंगा, तो ये एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। आपने कभी रस्सी देखी है, वो एक मोटी वाली जो रस्सी होती है, उसमें आप देखो कि कॉम्पैक्टली रेगुलर मैनर में एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ा होता है, तो वो क्या बनाता है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब रस्सी लाइक, कॉर्ड लाइक, डोरी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन अगर मैं इनको इरेगुलरली ऐसे जमीन पे फेंक दूँ, ऐसे ऐसे करके, तो आप देखो कि इतना पार्ट अगर मैं इसका देखूँ, मान लो कि मैंने इरेजर से ये बाहर का एरिया ऐसे रिमूव कर दिया, और इतना पार्ट में देखूँ, तो आप देखो कि कहीं ना कहीं ये मेरे को कैसा दिख रहा है, शीट जैसा दिख रहा है। तो एक चीज याद रखना कि जब भी रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होगी ना, वो हमेशा कॉर्ड फॉर्म करेगी, कोई भी, चाहे व्हाइट फाइब्रस में रेगुलर होगी तो भी कॉर्ड फॉर्म करेगी, और येलो फाइब्रस में रेगुलर होगी तो भी वो कॉर्ड फॉर्म करेगी। इरेगुलर हमेशा शीट फॉर्म करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इरेगुलरली प्रेजेंट होते हैं। आपने कभी चादर देखना, तो उसमें ऐसे ऐसे आपस में ऐसे ऐसे बांधे होते हैं, यानी कि ये एक डायरेक्शन में नहीं प्रेजेंट है। कॉर्ड में क्या होगा, एक डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अगर मैं रेगुलर व्हाइट फाइब्रस की बात कर रहा हूँ, तो वो कैसे स्ट्रक्चर बनाती है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है। कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, स्ट्रक्चर गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर बनाती है। अब मेरे को आप बताओ कि कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, रस्सी जैसा स्ट्रक्चर, या तो टेंडन हो सकता है या लिगामेंट हो सकता है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि टेंडन और लिगामेंट क्या क्या काम करते हैं। अगर कहीं पे बोन टू बोन टू बोन कनेक्शन अगर कहीं पे होता है, बोन टू बोन कनेक्शन अगर होता है, तो वहां पे टेंडन होता है। अपन ने ऐसा याद रखा था, बीटीबी याद रखा था, ओके, और बीएलएम याद रखा था। ठीक, कुछ भी याद रख लो, बोन टू बोन कनेक्शन जहाँ पे होता है, वहां पे क्या होता है, टेंडन होता है। तो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर या तो टेंडन हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, लिगामेंट हो सकता है। ठीक है। तो बोन से बोन के कनेक्शन को ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। हाँ, कोलेजन फाइबर जो होता है ना, एक चीज याद रखना, उससे इलास्टिक फाइबर जो होते हैं वो स्ट्रेचिंग में ज्यादा काम आते हैं, क्योंकि उनका नाम ही क्या है, इलास्टिक। तो जहाँ पे मसल्स होंगे ना, वहाँ पे स्ट्रेचिंग ज्यादा होगी, तो वहाँ पे अपन इलास्टिक वालों का यूज करेंगे। तो मसल को ज्वाइन कौन करता है, लिगामेंट ज्वाइन करता है। ठीक है। तो लिगामेंट जो होगा वो इलास्टिक में चला जाएगा, और टेंडन कहाँ चला जाएगा, वाइट में चला जाएगा। तो हमेशा याद रखना, टेंडन बोन से बोन को कनेक्ट करता है जहाँ पे ज्यादा इलास्टिसिटी की जरूरत नहीं है, जहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है। बोन को बोन से जोड़े रखने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए ज्यादा, और टेंडन बोन टू बोन में है। और दूसरा सोचो कि टेंडन रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और रॉड लाइक किस में आता है, रेगुलर वाले में आता है। तो इसमें याद रखना कि ये इसका एग्जाम्पल होता है टेंडन। फिर से सोचो, अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया कि भाई टेंडन किसका एग्जाम्पल है, तो आप क्या याद रखोगे कि भाई टेंडन तो बोन से बोन को कनेक्ट करने का काम करता है, और बोन से बोन को कनेक्शन करने के लिए स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, स्ट्रेचेबिलिटी या इलास्टिसिटी ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर स्ट्रेंथ चाहिए तो वो कोलेजन में आ जाएगा, यानी कि वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएगा। और वाइट फाइब्रस में भी रेगुलर होगा कि इरेगुलर होगा, तो टेंडन कैसा है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, और कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर
रेगुलर से फॉर्म होता है, इसीलिए अपन बोलते हैं कि टेंडन जो है वो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर में आ जाएगा, तो रेगुलर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, वो भी डेंस वाले में। ओके, ठीक है। और इसमें एक एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है तो याद रखो, स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन जो होता है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन वो होता है टेंडो कैल्किनेट टेंडन होता है। कौन सा होता है? टेंडो कैल्किनेट टेंडन। अब ये क्यों होता है? आपके जो पैर में जो ये कैल्किनाइट बोन होते हैं, है ना, कैल्किनल बोन्स जो होते हैं वो ऐसे कुछ होते हैं। अभी आपको पूरा एनाटॉमी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि आपका पैर है, पैर में एक बोन यहाँ से आ रहा है, टिबिया फिंगुला होगा, और यहाँ पे जो टार्सल्स होते हैं, मेटाटार्सल्स होते हैं, वहाँ पे एक एक कैल्किनल बोन होता है। तो इसमें जो आपस में जोड़ने का जो काम करता है ना, वो ये काम करता है, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन माना जाता है। ठीक है, चलो दूसरा अब आते हैं इरेग्युलर। तो मैंने इरेग्युलर में आपको पहले ही बताया कि जहाँ पे शीट की जरूरत होगी वहां पे इरेग्युलर होगा। अब शीट में भी मेरे को बताओ कि भाई इरेग्युलर है मतलब शीट होगी, तो ये बनाएगी शीट लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा, जहाँ पे भी वाइट आती है वहां पे कोलेजन आता है, और कोलेजन इलास्टिसिटी पे काम नहीं करता। कोलेजन कहाँ पे काम करता है? सपोर्ट के लिए, स्ट्रेंथ के लिए काम करता है। तो जितने भी ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ चाहिए उनको वहां पे रहने के लिए, तो उनके आसपास की जो कैप्सूल्स बनाएगा ना, वो कैप्सूल्स कौन बनाएगा? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो जहां जहां भी आप कैप्सूल पढ़ो तो वहां पे याद रखने का, चाहे वो किडनी के रीनल कैप्सूल हो तो वो भी व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की होगी, वो टेस्टिस की कैप्सूल होगी तो भी वो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होगी। जहाँ जहाँ पे भी आप कैप्सूल पढ़ रहे हो वो कौन सी होगी? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। वो स्ट्रेंथ देने का, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करने का काम करती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोकेशन या एग्जाम्पल में याद रखना, ये बनाती है कैप्सूल, कैप्सूल्स फॉर एग्जाम्पल रीनल कैप्सूल। और रीनल कैप्सूल्स में क्या बोला कि प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म अराउंड द ऑर्गन। तो मैंने ये बताया कि देखो, सबसे पहले अब आपको किसी ने पूछ लिया कि भाई रीनल कैप्सूल किस चीज का एग्जाम्पल है, तो आपको याद रखना है कि रीनल कैप्सूल क्या करता है? किडनी को कवर करता है, और कवर करके उसको स्ट्रेंथ देने का काम करता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम देता है। तो प्रोटेक्ट और स्ट्रेंथ दोनों में क्या चाहिए? मजबूताई चाहिए। मजबूताई कौन देता है? कोलेजन फाइबर। कोलेजन कैसा होता है? व्हाइट होता है, तो वो आएगी व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में। अब फिर आप सोचो कि रेगुलर होगा कि इरेगुलर होगा, तो एक पूरा लेयर बनाना है, और लेयर किससे बनेगा? रस्सी से लेयर नहीं बनता है, कॉर्ड से, रुमाल से लेयर बनेगा। एक होता है रस्सी और एक होता है रुमाल। रुमाल को याद रखना शीट लाइक होता है, तो पूरे रुमाल से बनेगा, और इसीलिए वो शीट लाइक होता है। शीट लाइक कौन होता है? जो इरेगुलरली प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए डेंस व्हाइट फाइब्रस में भी कौन सा? इरेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो कैप्सूल होता है। ठीक है, इतना याद रहेगा। तो ये दोनों एग्जांपल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि कोई टेंडन पूछे तो कैसे प्रोसेस करना है, कोई आपको पूछे कि कैप्सूल पूछे तो कैसे आपको सोचना है। अब समझते हैं कि येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का क्या होता है। ये देखो, व्हाइट फाइब्रस हो गया, अब बात करते हैं येलो फाइबर। ठीक है, तो यहाँ पे ही जगह है तो यहाँ पे लिख देते हैं येलो फाइब्रस। लिखो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसको बोलते हैं येलो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू। क्यों भाई येलो इलास्टिक क्यों बोला? क्योंकि भाई इलास्टिक फाइबर कैसे होते हैं? येलो कलर के होते हैं इसलिए। इसमें भी दो टाइप आते हैं, इसमें भी आता है एक रेगुलर, इरेगुलर। इसमें भी कौन आएगा? एक आएगा रेगुलर येलो फाइब्रस टिश्यू, मतलब कनेक्टिव टिश्यू। और आगे डेंस भी लिख ही देना भाई, डेंस रेगुलर येलो फाइब्रस जो भी है। यहाँ पे भी आएगा डेंस इरेगुलर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें कैसे याद रखेंगे? जैसे ही येलो फाइब्रस है ना, तो आपको इलास्टिसिटी के बारे में सोचना है।
जैसे कि येलो, एक तो देखो अब ध्यान से समझना, रेगुलर है मतलब क्या बनाएगा, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। अब कॉर्ड लाइक मैंने आपको दो ही स्ट्रक्चर पढ़ाए हैं, एक पढ़ाया है लिगामेंट और एक पढ़ाया है टेंडन। टेंडन हो गया, लिगामेंट, यहाँ पे एग्जांपल याद रखो लिगामेंट। अब कोई पूछेगा लिगामेंट्स, तो लिगामेंट किसके बीच में होता है, मसल और बोन के बीच में होता है। जहाँ पे भी मसल आएगा वहाँ पे इलास्टिसिटी चाहिए, और इलास्टिसिटी किस में होती है, इलास्टिन फाइबर। इलास्टिन फाइबर कैसे होता है, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में आता है। अब येलो में कौन से, रेगुलर की इरेगुलर, तो सोचो लिगामेंट कैसा है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब वो रेगुलर में आएगा। तो लिगामेंट्स कोई अगर आपको पूछे तो याद रखना है येलो डेंस रेगुलर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। ठीक है, ये याद रखना, ये मसल और उसके बीच में होता है। अब इसमें एक चीज याद रखो आप, कि इलियो फीमोरल करके एक लिगामेंट है। एक मिनट है, एक मुझसे शायद एक गलती हो रही है, इसको अपन, सॉरी, यहाँ पे मेरी एक गलती हो रही है कि लिगामेंट जो होते हैं वो बोन टू बोन में आते हैं। ठीक है, बोन टू बोन में आते हैं, मसल में आते हैं आपके, बोन टू मसल में टेंडन आते हैं। तो एक गलती थोड़ी सुधार कर देना। ठीक है, ये टेंडन में आएगा बोन टू मसल। ठीक है, ये याद रखना। और ये स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है बोन टू मसल में, क्योंकि ये बोन से मसल को कनेक्ट करने का काम करता है, अपने मूवमेंट के लिए इसको स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करता है। जबकि लिगामेंट्स जो होते हैं वो होते हैं बोन टू बोन के बीच में। ठीक है, इसीलिए आप देखो कि इजीली फ्रैक्चर के बाद जुड़ जाते हैं, ये करते हैं। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, इसको आप सुधार कर देना। लेकिन जब भी मैं आपको बोलता हूँ कि लिगामेंट्स कहाँ पे आएंगे, तो आप सोचना बोन टू बोन में लिगामेंट्स आते हैं। बोन टू बोन में अगर लिगामेंट्स आते हैं तो आप देखो कुछ हद तक अपने बोन्स जो होते हैं वो स्ट्रेचेबल, नॉट स्ट्रेचेबल, याद रखना बोन स्ट्रेचेबल नहीं है, लेकिन उनका जो जॉइंट्स है वो अपन मूव कर पा रहे हैं। और बोन के बीच में जो जॉइंट्स है उसको अगर मूव कर पा रहे हैं तो वहाँ पे इलास्टिसिटी की वहाँ पे जरूरत होती है। मसल के साथ अटैचमेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है। मसल आप अपने आप में जो कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी जो होती है मसल की, वो उनके एक्टिन फिलामेंट्स की वजह से होती है, वो उसके खुद के मसल की स्ट्रेचेबिलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब ध्यान से समझना कि बोन टू बोन जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे आपको मूवमेंट्स की जरूरत होती है, तो इलास्टिसिटी चाहिए, तो वहाँ पे लिगामेंट्स होते हैं, इलास्टिक येलो फाइब्रस इलास्टिक टिश्यू में आते हैं, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट जो होता है इसमें, ठीक है, वो होता है इलियोफिमरल लिगामेंट। ये गलती सुधार देना, सॉरी उसके लिए, लेकिन सुधार देना। अब ध्यान से समझना कि मैंने बोला कि डेंस इररेगुलर जो होती है ना, वो आपका डेंस इररेगुलर जो होती है आपकी कनेक्टिव टिश्यू, वो शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। ये कैसे बनाएगी, शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। अब शीट लाइक बना रही है मतलब पूरी शीट कवरिंग का काम करेगी, और ये इलास्टिक फाइबर है यानी कि स्ट्रेचेबल होगा। तो ये कहाँ पे होती है, तो ये ज्यादातर ये स्किन के स्किन में देखी जाती है। कहाँ पे देखी जाती है, स्किन में देखी जाती है। ठीक है, दूसरा ट्रू वोकल कॉर्ड में देखी जाती है। ट्रू वोकल कॉर्ड्स में देखी जाती है। तो ये याद रखना, ध्यान से समझना। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मेरी एक गलती हो गई थी बोलने में, कि रेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होती है, उसका एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे आप, तो भाई व्हाइट फाइब्रस है, मजबूताई चाहिए, तो वहाँ पे आपको मसल बोन याद रखना है। ठीक है, वहाँ पे कॉन्ट्रेक्टिलिटी नहीं आती है, मसल की खुद की कॉन्ट्रेक्टिलिटी उसके एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स पे होती है। वो मेरी गलती थी, मैं मान रहा हूँ। इसीलिए बोल रहा हूँ कि रेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होती है वहाँ पे आपको याद रखना है बोन टू मसल, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग चाहिए, व्हाइट फाइब्रस होते हैं। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाला जो होता है वो होता है टेंडो कैल्कुलेट टेंडेंस होता है। ओके, और डेंस इरेगुलर में अगर मैं बात करूँ तो वो भले डेंस इरेगुलर है, लेकिन कौन सी है, व्हाइट है। व्हाइट है तो मतलब स्ट्रेंथ देगी, प्रोटेक्टिव होगी, तो वो हर ऑर्गन के आसपास जो जो भी ऑर्गन आपको दिखे उसकी अगर कवरिंग की बात है तो वो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होगी। चाहे आप टेस्टिस की कवरिंग देखो तो वहां पे भी व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो भी कैप्सूल दिखे वो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की होगी। उसी तरीके से अगर मैं येलो की बात करूँ तो येलो हमेशा इलास्टिक में आएगी, जैसे कि जॉइंट्स, अपने जॉइंट्स जो होते हैं वो बोन टू बोन जॉइंट्स होते हैं,
तो वो बने होते हैं किससे, लिगामेंट से बने होते हैं। और वहाँ पे इलास्टिसिटी चाहिए तो वहाँ पे आएगी कौन सी, कॉर्ड लाइक वाली। कहाँ की कॉर्ड जो होती है वो रेगुलर में आती है, और लिगामेंट्स कॉर्ड जैसे ही होते हैं, तो वो ऐसे याद रखना है। और डेंस रेगुलर में अगर आप याद रखना चाहो तो वो शीट लाइक होती है, और वो स्किन के बीच में आते हैं। अब मैंने आपको एक चीज पहले ही बता दी थी कि क्लियर क्यों दिखता है फैट। फिर से किसी ने सवाल पूछा है, और जिसने सवाल पूछा है उसको धन्यवाद भूल सुधारने के लिए भी मेरी। अब एक चीज समझो, फैट क्यों नहीं दिखता वो एच एन स्टेन में। तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ कि जो एच एन ई स्टेनिंग प्रोसीजर होती है ना, एच एन ई स्टेनिंग प्रोसीजर, वहां पे डी कलराइजर के तौर पर, एज अ डी कलराइजर वहां पे होता है एल्कोहल। एल्कोहल होता है, एसीटोन होता है, बराबर लिखा है एल्कोहल में एसीटोन, ये होता है। और एल्कोहल की वजह से क्या होता है कि फैट जो होता है ना, वो होता है सॉल्यूबल इन एल्कोहल, तो ये वॉश आउट हो जाता है। ठीक है, ओके, समझ रहे हैं। फैट सॉल्यूबल होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वॉश आउट ड्यूरिंग एच, ये याद रखना। और उसके अलावा का तो मैंने आपको बता दिया कि साइटोक्रोम वाला जो वहाँ पे आयन होता है उसकी वजह से ब्राउन कलर उसमें आता है। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में इतना ही था। मेरी एक गलती हुई है, उसको सुधार कर देना। पहले से मैं आपको बता देता हूँ कि आज अपन ने कनेक्टिव टिश्यू के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की, जहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात की। उसमें से आज अपन ने जो कवर किया है वो है एरुलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। साथ में अपन ने डेंस में कवर किया रेगुलर इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलर में अपन ने दो देखे थे, व्हाइट एंड येलो, इसमें भी अपन ने दो देखे थे, व्हाइट एंड येलो। उल्टा भी याद रख सकते हो कि व्हाइट में अपन ने रेगुलर इरेगुलर देखा और येलो में रेगुलर इरेगुलर देखा। जैसे मैंने बताया वैसे ही याद करना, एकदम ईजी हो जाएगा। और तरीके से याद करने जाओगे तो क्वेश्चन में भूल जाओगे कि टेंडन किस में आता है, लिगामेंट किस में आता है, शीट किस में आती है, कैप्सूल किस में आता है, ये सब भूल जाओगे। तो उससे अच्छा ऐसे ही याद रख लेना। ठीक है, तो ये चार टॉपिक आज अपन ने कवर किए। लूज में आप देख सकते हो कि लूज में एरोलर कनेक्टिव टिश्यू में गैप्स होते हैं। और एक चीज याद रखना, ये एपिथेलियम टिश्यू हमेशा एरोलर कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ही रेस्ट करती है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन, और वो चाहिए। इसमें गैप अच्छी होती है इसलिए उसको न्यूट्रिशन और नर्व सप्लाई अच्छे से मिल जाता है। उसी तरीके से एरुलर कनेक्टिव टिश्यू के बाद अपन ने एडिपोज में बात की। एडिपोज में अपन ने दो बात की, व्हाइट फैट एंड ब्राउन फैट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि भाई ये क्यों सिंगलेट की तरह दिखता है, क्योंकि भाई जो फैट होता है वो वॉश आउट हो जाता है। हाँ, इसमें भी आपको क्लियर सेल दिखेंगे, इसमें सिंगलेट नहीं दिखेगा, क्योंकि आप देखो न्यूक्लियस बीच में है तो सिंगलेट नहीं दिखेगा, मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, इसमें भी फैट तो क्लियर आउट हो ही जाएगा। व्हाइट फैट कहाँ पे होता है, तो हाइपोडर्मिस जो फैट होता है ना, वो व्हाइट फैट होता है। और उसके अलावा मैंने क्या बताया कि ब्राउन फैट कहाँ पे होता है, तो ये खास करके न्यू बॉर्न बेबीज में होता है। उसके अलावा आप ब्राउन फैट देखो तो मसल जो होता है ना, मसल के आसपास वहाँ पे आपको ब्राउन फैट एज अ स्टोरेज कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ब्राउन फैट में एटीपी ज्यादा होती है बेटा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में मैंने आपको बताया कि भाई व्हाइट होती है और येलो होती है। व्हाइट जो होती है वो स्ट्रेंथ के लिए होती है, तो स्ट्रेंथ अपने को कहाँ पे चाहिए, मसल और बोन के बीच में स्ट्रेंथ चाहिए, तो वहाँ पे व्हाइट होगी। और दूसरी, हर ऑर्गन के कैप्सूल में व्हाइट चाहिए। अब कैप्सूल में अगर व्हाइट चाहिए स्ट्रेंथ के लिए, तो कैप्सूल पूरा लेयर बनाती है, और लेयर अगर बनाती है तो वो शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए वहाँ पे कैप्सूल्स होती है। तो शीट कैसी होती है, इरेगुलर में आती है। इरेगुलरली ऐसे फाइबर्स अगर पड़े होंगे तो वो शीट बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि भाई व्हाइट फाइब्रस में अगर इरेगुलर है तो वो शीट लाइक बनाएगी, यानी कि कैप्सूल्स बनाएगी। और रेगुलर है तो वो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे रेगुलरली मैं अरेंज करूंगा तो एक पूरा रस्सी बन जाएगा, तो वो कॉर्ड लाइक होती है। और स्ट्रेंथ कहाँ पे चाहिए, मसल और बोन के बीच में चाहिए, कि भाई मसल और बोन डिटेच ना हो जाए, इसके लिए चाहिए। हाँ, बोन टू बोन हो गए तो वहां पे अपने को इलास्टिक चाहिए। ठीक है, एक चीज याद रखना। तो व्हाइट फाइब्रस, येलो इलास्टिक, ये सब अपन याद रखते ही है, अच्छे से याद रखते हैं, ये याद रखना है। और एच एन ई का तो मैंने आपको पूरा ही बता दिया था, ये एक्स्ट्रा, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इसके आगे वाले पॉइंट में, यानी कि लेक्चर नंबर 6 में अपन क्या डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। कि फिर से क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं अपन। देखो, कहाँ तक कवर कर लिया अपन ने, रेगुलर इरेगुलर कवर हो गया। अगले सेक्शन में अपन बोन के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में स्केलेटन वाला है, उसमें अपन को बोन के बारे में पढ़ना है। बोन कार्टिलेज कवर करेंगे, फिर आपको ब्लड में इधर ही कवर करवा दूंगा। ठीक है, टाइम बचा तो लिम्फ करेंगे, वरना अगला चैप्टर शुरू कर देंगे।
ठीक है। तो बोन्स और कार्टिलेज के लिए आप तैयार रहना, थोड़ा बहुत पढ़ के आना, बोन्स के क्या पार्ट्स होते हैं, बोन्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये सब देखो एनसीईआरटी में दिया है, तो पढ़ के आना, क्योंकि यही सारे बोन्स आपको कहाँ पे काम में आएंगे पता है? यस, स्केलेटन सिस्टम वाले जो बोन्स है ना, वहाँ पे काम में आएंगे। जितना पहले चैप्टर में मेहनत कर लोगे, उतनी पीछे मेहनत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि पीछे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी रिवाइज करना होता है। तो पहले ही चैप्टर में बायोलॉजी में अच्छे से मेहनत कर लो, ठीक है। चलो, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू, और वो गलती सुधार देना, उसके लिए फिर से सॉरी बोल रहा हूँ मैं। ओके, चलो बाय।